चलिए आज का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम का नियम क्या है एक बार अगेन हम समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कूलाम के नियम में हमने आपको बताया था कि अगर कोई दो आवेशित कण हो, दो आवेशित वस्तुएं हो, ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों तो इनके मध्य जो वैद्युत बल लगता है, वैद्युत बल का यहाँ तात्पर्य क्या है, उन दोनों आवेशित कणों के मध्य, वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यही यहाँ पे वैद्युत बल है। तो ये वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, एक बार अगेन इसे समझते हैं। चलिए देखिए, मान लिया ये आपका पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों आपके आवेशित कण हो गए, पहला आवेशित कण ए, दूसरा आवेशित कण बी। अब ए से बी के बीच की जो दूरी है ये मान लेते हैं स्मॉल आर मीटर है। ए से बी के बीच की जो दूरी है ये स्मॉल आर मीटर है। अब यहाँ पे ये जो पहला ऑब्जेक्ट है, जो पहला बिंदु है, इस पर मान लेते हैं आवेश आवेश Q1 है तथा जो दूसरा है इस पर आवेश Q2। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके एक दूसरे से स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ऐसी स्थिति में इन ऑब्जेक्ट्स के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, कूलाम का नियम ये कहता है कि वैद्युत बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी Q1 इंटू Q2। भाई इस पर चार्ज कितना था Q1, दूसरे वाले पे चार्ज कितना है Q2 है। दोनों का परिमाण कितना हो गया Q1 Q2, दोनों का गुणनफल कीजिए। ये गुणनफल इन दोनों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के अनुक्रमानुपाती होगा। इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी बात जो होती है, जो कूलाम का नियम कहता है, वो ये कहता है कि यही बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मिला देते हैं। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को मिलाइए। जब आप दोनों समीकरणों को मिलाएंगे, रिलेट करेंगे, तो आप पाएंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यहाँ पे आप जो ये सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल Q, Q2, Q1 और R तथा F में रिलेशन व्यक्त करता है। रिलेशन को हटाने के लिए हमें एक इक्वलिटी चाहिए होती है, कांस्टेंट चाहिए होता है। इस कांस्टेंट को हटाने के लिए एक इक्वलिटी लाते हैं। ये सिंबल जब हटेगा तो एक इक्वलिटी आ गई, एक स्थिरांक आ गया स्मॉल ए। अब स्मॉल ए इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। स्मॉल ए जो होता है यहाँ पे, ये एक समानुपातिक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू जो होती है A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये होती है। ठीक है, अब इसका जो परिमाण होता है वो परिमाण होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका पूरे का परिमाण। यहाँ 4 पाई एक कॉन्स्टेंटम मान होता है और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये आपका निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्लियर। और आपका ये जो के है, के यहाँ पे आपका माध्यम का परावैद्युतांक होगा। आगे के टॉपिक में इन्हें हम बताएंगे कि ये होता क्या है। अब इस स्मॉल ए के स्थान पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप पाएंगे F इज इक्वल टू ए के स्थान पे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कूलाम का नियम हो गया, कूलाम के नियम का ये स्वरूप हो गया। क्लियर। अब यहाँ से कूलाम के नियम में ये जो वैल्यू है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस कांस्टेंटम के स्थान पे डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। जरा रखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका कूलाम का नियम हो गया। क्लियर है। कूलाम के नियम में ये बल निकल रहा है तो इसका जो मात्रक होगा ये न्यूटन होगा। एक बार फिर से समझते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो यहीं से है, थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट के बारे में, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमीय सूत्र क्या होता है। चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा
विमा, इसको पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, इसका विमा क्या है। देखिए किसी भी भौतिक राशि का आपको मात्रक निकालना है, उसका विमेय सूत्र निकालना है, तो आप सबसे पहले उसके मूल फॉर्मूले पे जाइए। इसका मूल फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो फॉर्मूला है ये कहाँ मिला था हमको, कूलाम के नियम में। कूलाम का नियम होता है आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। इस टॉपिक को पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है, वहाँ डिटेल है इसका। एक बार हम इसे जल्दी में रिपीट करते हैं। अब यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट को थोड़ा सा बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट को देखिए, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। निर्वात की वैद्युतशीलता, इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब मात्रक क्या होता है आइए देखते हैं। चलिए यहाँ मात्रक निकालना, सबसे पहले आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल दीजिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F इंटू K इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल गई। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी मात्रकों को रख दीजिए। K के विषय में भी हमने पीछे टॉपिक में आपको बताया कि K माध्यम का परावैद्युतांक है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है ये एक विमाहीन राशि होती है। इसका मतलब ये इसका कोई मात्रक नहीं होगा। जो 4 पाई और एक कांस्टेंटम मान होता है, तो कांस्टेंटम मानों का भी कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर, यानी इसका मात्रक हट गया से, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू का मात्रक निकालते हैं। देखिए यफ का मात्रक, यफ क्या है यहाँ पे, बल का मात्रक न्यूटन, 1/न्यूटन। बाकी आपके ये जो 4 पाई है और के हैं ये एक कांस्टेंटम मान है, विमाहीन राशि है, तो इनके कोई मात्रक नहीं होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे डॉट का सिंबल है, मतलब गुणे का सिंबल है। 2 आवेश है, दोनों आवेशों का गुणा हो रहा है। एक आवेश का मात्रक कूलाम, दूसरे आवेश का भी मात्रक कूलाम, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कूलाम का स्क्वायर बनेगा। तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर बटे दूरी का स्क्वायर है। हम जानते हैं कि दूरी जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मात्रक निकालते वक्त जितनी भी राशियां होती हैं सभी राशियों को हम एमकेएस पद्धति में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे न्यूटन कूलाम आपके एमकेएस पद्धति में। अब ऐसे में दूरी का स्क्वायर है, तो दूरी का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर। अब मीटर का यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये हो गया मीटर का स्क्वायर। अब इनके बीच जो संबंध है आप उसी संबंध को उतार दीजिए। वैसे देखिए यहाँ पे आपका कूलाम का स्क्वायर ऊपर हो गया, कूलाम के स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। नीचे न्यूटन का मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन डैश मीटर का स्क्वायर। क्लियर। मात्रकों को जब मात्रक बटे में होते हैं, जब मात्रकों का भाग होता है तो उन्हें प्रति में व्यक्त किया जाता है। जब मात्रकों का मल्टीप्लाई होता है तो उन्हें हम लोग इस डैश सिंबल में व्यक्त करते हैं। क्लियर। अब यहाँ कूलाम स्क्वायर में न्यूटन मीटर स्क्वायर का भाग हो रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, प्रति में व्यक्त कर देंगे। प्रति में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका विमेय सूत्र। अब हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देख चुके हैं, अब हम एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र निकालने के लिए अभी जो हमने उसका मात्रक निकाला वहां से चलते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक मिला था वो हमको क्या मिला था, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर का स्क्वायर। ये होता है आपका। यहां से एक बार अगेन इनके संबंध जो हैं उन संबंधों में इन्हें लिख दीजिए। जैसे प्रति को हटाएंगे क्या आएगा, बटे आएगा, तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन डैश को हटाएंगे गुणे आएगा, गुणे मीटर का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे आप कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, और आवेश का जो विमेय प्रतीक होता है आवेश का वो A इंटू टी होता है, A इंटू टी होता है। कैसे होता है, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q बराबर आई इंटू टी। Q क्या है, आवेश है, I क्या है, वैद्युत धारा है, T क्या है, समय। ये रिलेशन हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे
वैद्युत धारा का जो विमीय प्रतीक होता है वो कैपिटल ए होता है, और समय का विमीय प्रतीक टी। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आवेश का विमीय प्रतीक क्या निकल करके आएगा, एटी आएगा। तो इधर कूलाम आवेश का मात्रक है और आवेश का विमीय प्रतीक क्या होता है, एटी। तो इस कूलाम का के स्थान पे एटी, चूंकि कूलाम का स्क्वायर है तो यहाँ एटी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। बटे न्यूटन का मात्रक क्या होता है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, और बल का जो विमीय प्रतीक होता है वो होता है आपका एम एल टी के पावर -2। ये आपका बल का विमीय प्रतीक हो गया। साथ ही साथ गुणे मीटर का स्क्वायर, मीटर जो है दूरी का मात्रक है, और दूरी के लिए जो हम विमीय प्रतीक इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका एल का स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे दूरी का स्क्वायर है तो इसीलिए दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। बस सॉल्व करते हैं इन्हीं को। यहाँ देखें, ऊपर हो जाएगा ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करने पर, और नीचे आपका एम एल के पावर मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड टी के पावर -2। सारे टर्म्स जो नीचे हैं उन्हें ऊपर आप भेज दीजिए। देखिए बीमा कहते हैं किसे, घातों में व्यक्त करना ही बीमा होती है। जो घात होते हैं इन्हीं घातों को एक क्रम में लिख देना ही बीमीय कहलाता है। तो इनको जरा बीमा में करते हैं। ऊपर ए स्क्वायर, यम ऊपर नहीं है, यम के पावर यहाँ पॉजिटिव होने, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम के पावर -1। यहाँ एल क्यूब नीचे पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा एल के पावर -3। टी के पावर +2 ऊपर मौजूद है, टी के पावर -2 नीचे से ऊपर गया पॉजिटिव हो गया, और ये टी के पावर ऊपर जा करके ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमीय सूत्र। क्लियर है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में, इस साल के बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई थी। क्लियर है। हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। चलिए समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। समझते हैं पहले वैद्युत क्षेत्र होता क्या। देखिए पहले परिभाषा सुनते हैं इसकी। आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। वैद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसी क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण के रूप में समझते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, इसके पहले वीडियोस में जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि कोई दो आवेशित वस्तुएं हैं, अगर दोनों पर सजातीय आवेश है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल होगा, और अगर विजातीय आवेश है तो उनके मध्य आकर्षण का बल होगा। अब ये बल कितने डिस्टेंस तक काम करेगा, ये जो डिफाइन करेगा ये वैद्युत क्षेत्र करेगा। चलिए कैसे करेगा समझते हैं। कल्पना करते हैं ये एक आवेश है, ये एक आवेश है। अब आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, परिभाषा को समझते हुए रिलेट करते हुए चलते हैं। यह आपका एक आवेश हो गया। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई अदर आवेश, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जिस क्षेत्र तक आपका दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा वही क्षेत्र, उतना ही क्षेत्र आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मैग्नेट देखा होगा, चुंबक। चुंबक के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होता है। उसी निश्चित क्षेत्र के भीतर जब आप कोई अदर मैग्नेट या कोई लोहे का पदार्थ ले जाते हैं तभी वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। क्या उस रेंज के बाद भी वो आकर्षण प्रतिकर्षण की घटना को व्यक्त करता है? बिल्कुल नहीं, वो वहां उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसी प्रकार से हमारे आवेश के चारों ओर का भी रेंज पाया जाता है। आवेश के चारों ओर का जो रेंज होता है वो रेंज आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ गई? तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? चलिए आज का क्लास यहीं तक। देखिए आपके पास सबसे बेहतरीन समय है अभी पढ़ने का, इससे ज़्यादा पर्याप्त समय आपको और कभी नहीं मिलने वाला। ऑनलाइन क्लास में आपको बस प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने में और यहाँ पढ़ने में, प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने की तुलना में आपको यहाँ थोड़ी सी कठिनाई होगी।
आपके पास इतना समय है, आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ सकते हैं। आप बार बार समझने का प्रयास कीजिए। जो चीज़ नहीं समझ में आए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आप हमसे डायरेक्टली कॉल करके पूछिए, या फिर आप हमको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर करिए, या अगेन आप कमेंट के थ्रू बताइए हमें कि ये चीज़ टॉपिक नहीं समझ में आया, हम उसको अगेन बताएंगे आपको। लेकिन पढ़ने का अभी जितना हमारे पास समय उतना फिर कभी नहीं मिलने वाला। तो इसका अच्छे से लाभ उठाइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।